हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के बारे में। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पोस्ट कम्युनिस्ट? मतलब कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद में जो देश बने हैं। ठीक, अब 2 मिनट के लिए यहां पे पॉज लेते हैं हम और एक बार सारी चीजों को समेट लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट वीडियो लेक्चर है आपका। लास्ट मतलब ऐसा लास्ट नहीं होगा कि बस इसके बाद वीडियो नहीं आएंगे। इसके बाद अभी इस चैप्टर में जो एडिशनल टॉपिक्स है उन्हें भी पढ़ेंगे हम। फाइन, एडिशनल टॉपिक जो है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। बाकी ऐसे आपको चीजों को समझना है कि जो थीम थी चैप्टर के जितने टॉपिक्स आपको बुक के अंदर दिए हैं वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या क्या पढ़ा हमने। देखा कि किस तरह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेशन के बाद में हमने ये भी कहानी समझी कि डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो शॉक थेरेपी दी गई, डिसइंटीग्रेशन के क्या कंसीक्वेंसेस थे, शॉक थेरेपी के क्या कंसीक्वेंसेस थे, और डिसइंटीग्रेशन के बाद भी टेंशंस कन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं हुए, टेंशंस और कन्फ्लिक्ट्स बने रहे। वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड दी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो एक चीज आपने शायद ऑब्जर्व कर ली है, मैंने आपको पहले बताया भी है, और नहीं किया तो आप समझ लो कि आपको हर चैप्टर के बाद में इंडियन कंटेक्स्ट पढ़ना है, इंडियन पर्सपेक्टिव पढ़ना है। एक अटैच टॉपिक आपका इंडिया से जुड़ा हुआ तो रहेगा। तो वही चीज हम यहां करने वाले हैं इंडिया एंड दी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। आया समझ में यहां तक? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो आप देखेंगे जो आप सिलेबस में देखते हैं, तो जो बुक का चैप्टर 4 है, ठीक है, तो बुक का जो चैप्टर 4 है, सिलेबस का जो चैप्टर 3 है, तो नंबर में मत उलझना, सीधी चीज ये समझना क्या कि वहां पे आपको एक टॉपिक ये है इंडिया रशिया। ठीक है, अब इंडिया और रशिया बुक में कहीं नहीं दिया है, सर हम कहां से पढ़ेंगे फिर? अब बुक में कहीं नहीं दिया है, लेकिन आप समझोगे इंडिया एंड दी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में से जो 15 हिस्से हुए थे यूएसएसआर के, उसमें से बड़ा हिस्सा कौन सा था? रशिया का था। तो इंडिया रशिया का रिलेशन आप यहां पढ़ लोगे। आया ना समझ में? मतलब क्या होने वाला है कि इस साल जो मतलब जैसे देखते हैं क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस में खास करके बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि सर पढ़े कहां से, टॉपिक ये दे दिया, बुक में नहीं दिया है। सब कुछ बुक में है, ठीक है, बिलीव मी, सब कुछ बुक में, और जो नहीं है वो एडिशनल मटेरियल में दिया हुआ है, और जो कहीं नहीं दिया हुआ मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, बस आप चीजों को समझते चलना। तो जैसे इंडिया रशिया पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक्सप्लेन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो आप ये जो पूरा वीडियो पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। फाइन, दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज क्या है? अब आप देखेंगे तो एक बॉक्स जो आपकी बुक में वो इंडिया यूएसएसआर के रिलेशन को भी बताता है, मतलब पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज डिसइंटीग्रेशन के बाद के रिलेशन को दर्शाती है। उससे पहले भी रिलेशंस थे इंडिया और रशिया के बीच में, वो भी इंडिया और यूएसएसआर के बीच में, वो भी आप इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, फ्लैशबैक वाला। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। अब स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, इंडिया हैज मेंटेन्ड गुड रिलेशंस विद ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया हैज मेंटेन्ड गुड रिलेशंस विद ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। जितने भी 15 देश आजाद हुए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात कर लो, आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लो, रशिया की बात कर लो, सबके साथ हमारे रिलेशन बढ़िया रहे हैं। ठीक है, सबके साथ हमारे रिलेशन बढ़िया रहे, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर स्टिल दोज विद इंडिया एंड रशिया। लेकिन जो आप देखेंगे ना, एकदम घनिष्ठ बेस्ट फ्रेंड वाले, फ्रेंड सब हैं, बेस्ट फ्रेंड कौन है? हमारा रशिया। अगर देखा जाए पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में, तो इंडिया रशिया का रिलेशन जो है बहुत मजबूत रहा है, और यहीं से आपको पॉइंट मिल गया इंडिया रशिया रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने का। आया ना समझ में? फिर क्या है? इंडो रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड आर मैच्ड बाय पॉपुलर परसेप्शंस। देखो ये लाइन बहुत अपने आप में क्या एक सार को लेकर चल रही है कि इंडो रशियन रिलेशन जो है ना सुपरफिशियल नहीं है, तो रिलेशंस आर एम्बेडेड इन हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट मतलब क्या है कि जैसे यूएसएसआर जब था, जब डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, उस समय पे जब हमारे वॉर्स हमने लड़े, ठीक है, हमने चाइना के साथ वॉर लड़ा, हमने पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ा, पाकिस्तान के साथ इनफैक्ट हमने दो वॉर लड़े जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, 65 का और 71 का। हर समय पे हमारे साथ हमारे लिए कौन खड़ा था? हमारा प्यारा दोस्त यूएसएसआर खड़ा था। बाद में जिसकी कह सकते हैं विरासत पूरी किसने गेन कर ली? बाद में उसकी पूरी विरासत रशिया ने गेन करी है। ठीक है, तो इस सेंस में इंडो रशियन रिलेशंस आर वेरी डीपली रूटेड। फाइन, Indian heroes from Raj Kapoor to Amitabh Bachchan are household names in Russia and many post-Soviet countries. अगर आप देखोगे ना तो इंडियन मूवीज का एक बहुत बड़ा मार्केट है। कहां पे? रशिया में भी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, जैसे अफगानिस्तान को देखोगे तो अफगानिस्तान तक इंडियन मूवीज जो है, बॉलीवुड जो है ना, तो ये हमारे सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। पता है, सॉफ्ट पावर को ऐसे दर्शाता है कि हमारे कितने मिलिट्री डील्स हुए, हमने कितनी वॉर्स में एक दूसरे का साथ दिया, वो अलग चीज है। पीपल टू पीपल कनेक्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पीपल अप्रिशिएट दी
इंडियन कल्चर को किस सेंस में, तो जैसे इंडियन हीरोज वगैरह, राज कपूर, अमिताभ बच्चन जो है, ये आपको कॉमन नाम मिल जाएंगे। कहां? ये आपको कॉमन नाम मिल जाएंगे उन देशों में, ठीक है, रशिया में और जो पोस्ट सोवियत नेशन से उनमें, खास करके जैसे सेंट्रल एशिया की अगर बात करें तो इंडिया वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन्स एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर मेमोरी। हिंदी सॉन्ग्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप देखोगे तो पहले वो कैसेट्स चलती थी इस तरह से, ठीक है, सीडी आती थी एक, तो उन सीडीज में क्या होता था, पायरेटेड मूवीज पहुंच जाती थी, तो एक अच्छा मार्केट रहता। आपकी बुक में एक बॉक्स दिया, उसे रीड करना, ठीक है। फिर क्या होता है, इंडिया एंड रशिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो देखो पहले तो क्या था कि बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद में अगर जैसे देखेंगे तो मल्टीपल नेशंस थे विच वर इमर्जिंग नेशंस, ठीक है, तो जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ठीक। तो ये सारे देश जो क्या है, ये सारे देश जो इमर्ज हो रहे थे, तो ये सारे देश क्या चाहते थे कि पावर सिर्फ यूएस के पास ना रहे, यूएस की हेजेमनी ना रहे, ठीक है। तो ये लोग क्या बात करते थे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो रशिया भी बात करता था, इंडिया भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता था, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, को एक्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कोई एक पावर या दो पावर ना रहे, मल्टीपल पावर्स एग्जिस्ट करें, उस विजन को इंडिया और रशिया दोनों साथ में शेयर करते थे, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ओवर विच इंडिया एंड रशिया कम टुगेदर, ठीक है। तो इंडिया रशिया रिलेशनशिप में आपको एक पॉइंट ये कॉमन देखने को मिलेगा कि बोथ द नेशन शेयर द विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, इन विच एन अटैक ऑन एनी कंट्री इज रिगार्डेड एज थ्रेट टू ऑल कंट्रीज एंड रिक्वायर्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद में क्या है, अब एडजस्टेंट जियोग्राफिकल एरिया को छोड़ के एक बड़े अलाय बनाने की जरूरत थी। रशिया को वो फील हो रहा था कि यूएस, देखो नो डाउट यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन उस यूएसएसआर को रशिया रिप्रेजेंट कर रहा है। और आज भी आप देखोगे तो रशिया और यूएसए जो है, तो अब आज तो खैर नया प्लेयर आ गया चाइना एक और, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन पता है एक ऐसी चीज है, हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर कंटेक्स्ट में कनेक्टेड रहता है इंटरनेशनल रिलेशन। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। कुछ लोगों को सुंदरता लगती है सब्जेक्ट की, कुछ लोगों को ये समस्या लगती है कि पहले ऐसा था रिलेशन, अब ऐसा हो गया, आगे कैसा होगा, ठीक है। तो देखो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर आप समझोगे, पहले दो पोल्स थे, दो पोल्स में से एक पोल धराशायी हो गया, लेकिन वो पोल जब धराशायी हुआ तो जो डिसइंटीग्रेटेड नेशंस निकल के आए रशिया, तो एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक आइडियोलॉजिकल राइवलरी और एक कह सकते हैं ईगो टसल जो था ना वो बना रहा, ईगो टसल बना रहा। तो रशिया क्या है, इनफॉर्मली अपनी यूनियंस बनाने की कोशिश करता था। तो उसी तरह से क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का, को एक्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स, मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता था। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स के जो नेगोशिएशन है, मतलब इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट जो थे उनके सेटलमेंट पे बात करता है। एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बाय ऑल कंट्रीज। अब देखो यहां पे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्यों बात कर रहा है, क्योंकि आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर मोस्ट ऑफ द foreign policies of nations are influenced by यूएसए, ठीक है। तो यूएस की डोमिनेशन को इस तरह से चेक किया जाए कि अब क्या करें, हम वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बना दे। तो उस चीज में इंडिया रशिया का आपको रिलेशन पास आते हुए देखने को मिलेगा। आपका भी दुश्मन, मेरा भी दुश्मन, तो हम दोनों क्या हो जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे ना वैसे। और अगर आप देखोगे तो 1991 के तुरंत बाद से इंडिया और यूएसए के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं सुधर गए, ठीक है। 1991 के पहले तो बिगड़े थे ही, लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो इंडिया को समझ में आ गया नहीं, अब क्या है, वो एकमात्र मतलब उनका वर्चस्व बचा है, तो हमें उनके पास जाना पड़ेगा, रो के जाओ हंस के जाओ, जाना पड़ेगा। तो फिर इंडिया यूएस रिलेशन धीरे धीरे सुधरे हैं, ऐसा नहीं कि बस रातों रात सुधर गए थे, फाइन। तो उस समय पे क्या है, हमें यह भी इंश्योर करना था कि वर्ल्ड यूनिपोलर ना बढ़े, तो इस कारण से, और रशिया को भी यही इंश्योर करना था, तो हम दोनों की नजदीकियां बढ़ते चलेगी, ठीक है। फिर क्या है, एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक यूएन दैट शुड बी स्ट्रेंथेंड, डेमोक्रेटाइज्ड एंड एम्पावर्ड। तो पहले बायपोल था, मतलब देखो पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वही चीज आपको यहां देखने को मिलेगी, जब इनके पास पावर थी तो क्या थे, ये सोच रहे थे कि पावर पूरी कंसंट्रेटेड रहे। अब डिसइंटीग्रेट हो गए, खैर हमारे तो दोस्त हैं, डिसइंटीग्रेट हो गए तो उसके बाद में क्या ये भी बात करने लगे किस चीज की, कि सब कुछ स्ट्रेंथन, मतलब यूएन जो है, यूएन जैसे इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होना चाहिए, डेमोक्रेटाइज्ड होना चाहिए, हर नेशन इंपावर्ड हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो। तो हमें खैर ये एस्पेक्ट लिखना है एग्जाम में, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि इंडिया रशिया रिलेशन जो है तो किस तरह से कॉमन विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड पर बेस्ड है, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी पर बेस्ड है, और ये सारे आइडियाज डेमोक्रेटिक आइडियाज पर बेस्ड है, ठीक है। मोर देन 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as a part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001, ठीक है। 2001 आते आते अब क्या है कि बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स, मतलब बायलैटरल यानी दोनों देशों के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन हुए, ठीक है। और वो बहुत सारे कितने, 80 से ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स, वो स्पेस पे थे, डिफेंस पे थे,
ट्रेड पे थे, टेक्नोलॉजी पे थे, साइंटिफिक डेवलपमेंट पे थे। इन सारे इश्यूज पे क्या है, इन सारे इश्यूज पे आप जैसे देखोगे तो आपको ये क्या एग्रीमेंट साइन होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट इंडिया रशिया रिलेशन, यू कैन राइट दिस पॉइंट, ठीक। अब इतना सब कुछ बताया तो अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज देखो अभी हम यहाँ पे और डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि अब क्या है, अब हाँ, और एक सवाल ये भी आता है कि नाम का क्या हुआ। आप तो बोल रहे थे कि आप नॉन अलाइंड रहोगे, आप तो रशिया के साथ दोस्ती कर रहे हैं। तो देखो नाम की रिलेवेंस जो है, एक क्वेश्चन ये भी आता है ऐसा कि विद द फॉल ऑफ यूएसएसआर, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इज नाम इररेलेवेंट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट इररेलेवेंट नहीं है, उसके जो आइडियल्स हैं, ठीक है, जैसे आइडियल्स अपोजिशन ऑफ रेसिज्म, तो वो तो आज भी अपहोल्ड करके रखेंगे हम। लेकिन जो बायपोलर वर्ल्ड में जो दो पावर ब्लॉक्स के बीच में टसल चल रही थी, तो उससे हम फ्री हो गए। नॉन अलाइनमेंट था कि उन दो पोल्स के बीच में अलाइन नहीं होना है हमें, ठीक है। अब हम रशिया के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम रशिया की तरफ अलाइन हो रहे हैं, हम यूएस के साथ भी रिलेशन बेहतर करेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो बायपोलर सिस्टम था वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर रखना है यहाँ पे। एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? तो इंडिया का रशिया के साथ में रिलेशंस इंप्रूव करने का एडवांटेज ये था कि हिस्टोरिकली, जिसे अगर आप देखोगे ना, हिस्टोरिकली यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर वाज द लार्जेस्ट आर्म सप्लायर, ठीक है, और फिर ट्रेडिशनल फ्रेंड की तरह था वो एक। तो यूएसएसआर की मतलब लेजिटिमेसी किसने गेन की थी? रशिया ने। तो रशिया के साथ उसी तरह से हमारे रिलेशंस को इंप्रूव करना हमारे लिए फायदे में ही था। और उस समय पे यूएस क्योंकि हमारे साथ उतना अच्छा नहीं था, यूएस वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करने के लिए हमें भी तो एक पार्टनर चाहिए ना, तो वो पार्टनर हमारा कौन बना था? रशिया बना था, ठीक है। इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते चलना। देयर आर नो फ्री लंचेस इन इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय दिस? कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि बस हमने आउट ऑफ जेनरोसिटी, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि उदारता है हमारी कि हमने कर दिया। हमारा मोटिव जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है, उसे बिल्कुल नाप तोल के हर चीज को किया जाता है, ठीक है। तो अब क्योंकि यूएस दोस्त नहीं था, तो हमें उसे चेक करने के लिए किसी को तो दोस्त तो बनाना पड़ेगा। तो रशिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना हमारी जरूरत भी थी, और कह सकते हैं कि हमारा शौक भी था, या फिर क्या कह सकते हैं हमारी इच्छा भी थी, ठीक है। इंडो रशियन रिलेशनशिप्स एडवांटेज। तो इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद रशिया ऑन इश्यूज लाइक कश्मीर, ठीक है। तो बहुत सी बार यूनाइटेड नेशंस में जब कश्मीर मुद्दा उठाया जाता है, इनफैक्ट कभी यूएस भी पहले कश्मीर मुद्दे पे सपोर्ट करता था, चाइना उठाता है कश्मीर मुद्दा, लेकिन रशिया जो है वो हमारा साथ देता है। क्या बोलता है कि कश्मीर में जो भी चल रहा है वो इंटरनल डिबेट है, इंटरनल कह सकते हैं मैटर है इंडिया का, इंडिया इंटरनली समझेगा, यूनाइटेड नेशंस शुड नॉट इंटरवीन इट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो इशू है कश्मीर का, उस पे हमें सपोर्ट करता है, इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है रशिया, ठीक है। एनर्जी सप्लाई, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना, ठीक है। तो इन सारे मुद्दे, ये जो सारे मुद्दे आप देख रहे हो ना, इन सारे मुद्दों पे क्या होता है कि इंडिया का अगर अच्छा रिलेशन है रशिया के साथ तो हमें एडवांटेज मिलता है। कैसे? तो आप देखेंगे तो इंटरनेशनल टेररिज्म जो है, तो सिर्फ एक देश, पहले क्या कहा जाता था, पहले यूएस के द्वारा भी कहा जाता है कि टेररिज्म जो है ना, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो साउथ एशिया में ही है, बस ये इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों में है। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता तो यूएसए को भी समझ में आता कि नहीं, ये एक इंटरनेशनल इशू है टेररिज्म, ठीक है, एक इंटरनेशनल इशू है, और आप इसीलिए पढ़ोगे अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में टेररिज्म के बारे में। फाइन, तो वहां पे क्या है कि जो इंफॉर्मेशन शेयर करना है टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में, मिलिट्री ट्रेनिंग या फिर कह सकते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं, तो इंडिया रशिया के बीच में इस तरह से। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया में जैसे ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह है, तो वो रशिया हमारी मदद करता है वहां तक पहुंचने में। एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इंडिया चाइना, ठीक है, 36 का आंकड़ा, लेकिन अब क्या है, रशिया चाइना का भी दोस्त, इंडिया का भी दोस्त, तो एक बैलेंस जो है, एक नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप टू इंडिया एंड टू रशिया ऑल्सो, ठीक है। Russia stands to benefit from this relationship because India is the second largest arms market for Russia. अच्छा देखो, हमें तो बहुत फायदे दिख गए, रशिया को क्या फायदा है? तो रशिया को यह फायदा है कि रशियन इंडस्ट्रीज में जो वेपन्स बन रहे हैं, ठीक है, रशियन इंडस्ट्री में जो वेपन्स बन रहे हैं, तो वो वेपन्स क्या है, आप देखोगे तो उन वेपन्स के लिए मार्केट भी तो चाहिए, खाएंगे थोड़ी ना खुद वो वेपन, बेचेंगे, अब बेचेगा तो खरीदेगा कौन? तो जैसे आप बताएं आपको कि ट्रेडिशनली यूएसएसआर के टाइम में हमारा सबसे ज्यादा हम जो वेपन्स इंपोर्ट करते थे तो वो रशिया से करते थे, यूएसएसआर से करते थे। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में भी कुछ एक लंबे समय तक हमने क्या किया है, तो लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर हमारा कौन रहा है? रशिया रहा है। आप देखोगे तो आज भी जैसे ब्रह्मोस वगैरह हो गई, ब्रह्मोस मिसाइल, आप न्यूज में पढ़ते होंगे आप ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में आईएनएस विक्रांत की जैसे नहीं, आईएनएस विक्रमादित्य की जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी चीजें देखना है तो जैसे सबमरीन है चक्रा 3 जो अभी लेटेस्ट एग्रीमेंट हुआ है
चक्रा 3 का इंडिया रशिया के बीच में, उसके पहले भी चक्रा 2 वगैरह। तो इस तरह से बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट जो है, बहुत सारे वेपन्स जो है वो हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं? रशिया से खरीदते हैं। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। ठीक है, फिर अगली चीज क्या है, इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। इंडियन मिलिट्री को हार्डवेयर मिल रहा है बहुत सारा। ठीक है, सिंस इंडिया इज ऑयल इंपोर्टिंग नेशन, Russia is important to India and has repeatedly come to the assistance of India during oil crisis. Oil crisis के टाइम पर जैसे देखोगे ना 1991 के बाद में भी जब ऑयल क्राइसिस पूरी तरह से सुधरे नहीं थे, यूएसएसआर जैसा था तब भी, ठीक है, रशिया ने हमें बहुत सी बार क्या है और हमारे ऑयल क्राइसिस में मदद की है। इनफैक्ट क्या है, इंडियन करेंसी एक्सेप्ट की है रशिया ने। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि इंडिया रशिया के रिलेशनशिप की जो रूट्स है बहुत डीप है। फाइन, ब्रह्मोस की बात कर लो, फिर उसके बाद में आप सुखोई वगैरह की, ठीक है, मिग 21 की बात करो, तो ये कुछ मेजर कह सकते हैं कि डिफेंस डील्स के एग्जांपल्स हैं। फिर क्या है, अब आपको इतनी चीजें ध्यान नहीं रखने इतने नाम, आपको पॉइंट ध्यान रखना कि हाँ मिलिट्री में हमने क्या देखा, कॉपरेशन है इंडिया रशिया के बीच में। ठीक है, ऑयल एंड एनर्जी के उस पार्ट पे आप देखोगे तो क्या है, रशिया ने हमारी मदद करी है। इंडिया रशिया की रिलेशनशिप से इंडिया को क्या फायदा है, रशिया को क्या फायदा है। ठीक, फिर क्या है, इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया and the republics of Kazakhstan and Turkmenistan, and this is the point which you have to note। क्या हो रहा है ना कि हम एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट किसके ऊपर थे, जैसे देखोगे तो ट्रेडिशनली हम ज्यादातर एनर्जी रिक्वायरमेंट जो हमारी क्रूड ऑयल वगैरह है, हम जो सऊदी अरेबिया वगैरह वाला जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, ठीक है, अरब नेशंस जो है, तो वहां से हम हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे। अब क्या हुआ, वहां पे जैसे इराक इन्वेजन और वहां ऑयल क्राइसिस हुए थे 1991 में, तो हमारी एक तरह से देखोगे तो स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। तो इसीलिए इंडिया ये भी इंश्योर करता है कि उसके मल्टीपल पार्टनर्स हो व्हेन इट कम्स टू ऑयल। क्यों? क्योंकि वो जो है देश की इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए ग्रीस की तरह काम करता है, और उसका डिसरप्शन क्या है, महंगाई बढ़ा देता है। ऑयल का डिसरप्शन जो है, अगर मान लो सप्लाई रुक जाती है तो प्रॉब्लम्स आ जाती है कंट्री के वर्किंग में, क्योंकि इट इज वर्किंग एज द फ्यूल। ठीक है, फ्यूल है और सच में फ्यूल है देश का वो। तो इसीलिए इंडिया क्या है, इंडिया सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज से भी इंडिया ये ट्राई करता है कि हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो बैलेंस रहे। सिर्फ एक के ऊपर, एक ही दुकानदार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, उस दुकानदार ने कभी शटर नहीं खोली तो, ठीक है, तो वो कहानी है यहाँ पे। फिर क्या है, कॉपरेशन विद दीज रिपब्लिक्स इंक्लूड पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स। तो आप जैसे देखोगे ना कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने रशिया में भी क्या किया है, ऑयल फील्ड्स वगैरह जो है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो एक ओवरसीज कह सकते हैं, हमारी डोमेस्टिक ऑयल इंडस्ट्री जो है वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इस तरह के एग्रीमेंट से कुछ। फाइन, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूं, नॉट नेसेसरली दैट यू हैव टू राइट दीज एग्जांपल्स और रिमेंबर दीज एग्जांपल्स। ठीक है, आपको एक रेफरेंस के लिए समझा रहा हूं सारी चीजें। क्लियर हुआ? फिर क्या, रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान एंड असिस्टेड इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक पॉइंट बताऊं मैं आपको, जैसे यहां पे आपको ये लिखना है सारे पॉइंट्स की, ऑयल की बात कर रहे हैं हम, मिलिट्री की बात कर रहे हैं, ये सारे एरियाज में कॉपरेशन हुआ इंडिया रशिया के बीच में। इंडिया रशिया रिलेशन इन सारे पिलर्स पर बेस्ड है। वैसे ही क्या है, इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्लान, तो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में अगर बात करते हैं तो कुंदकुलम, ठीक है, कुंदनकुलम ऐसा एक पावर प्लांट है तमिलनाडु में, कुंदनकुलम, हाँ, कुंदनकुलम पावर प्लांट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वो क्या है, वो जॉइंट इंडिया और रशिया के कॉपरेशन से स्टार्ट हुआ है तमिलनाडु में। तो इस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स तो अलग चीज है, न्यूक्लियर जैसे चक्रा 3 बताया मैंने जो सबमरीन आने वाली है, ठीक है, तो वो क्या है, वो सबमरीन न्यूक्लियर वेपन वाली तो अलग डील है, वो मिलिट्री उसमें चली जाएगी। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स की अगर बात करें, सिविलियन पर्पस से न्यूक्लियर एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के पर्सपेक्टिव से, तो आप कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जब देखेंगे तो इंडिया और रशिया दोनों के जॉइंट कॉपरेशन से बना है तमिलनाडु में। फिर अगर इंडिया स्पेस इंडस्ट्री की बात करेंगे ना, तो रशिया तो असिस्ट करता ही है, ठीक है, रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस, ठीक है, रॉसकॉस्मोस जो है और इंडिया का इसरो जो है, उसके बीच में क्या है, बहुत सारे जॉइंट एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसरो रॉसकॉस्मोस के बीच में आपको क्या देखने को मिलेंगे, जॉइंट एग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप देखोगे तो इंडिया की पहली सैटेलाइट पता है रशियन सैटेलाइट लॉन्चर से लॉन्च की गई थी, मतलब जब यूएसएसआर हुआ करता था तो यूएसएसआर के सैटेलाइट लॉन्चर से लॉन्च की गई थी। फाइन, फॉर एग्जांपल दी क्रायोजेनिक रॉकेट वर व्हेन इंडिया नीडेड इट। अब इंडिया ने जब अपना खुद का स्पेस प्रोग्राम बिल्ड करना स्टार्ट किया था, तो जो क्रायोजेनिक रॉकेट्स होते हैं, अब देखो ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा लेकिन समझ लो, क्रायोजेनिक रॉकेट्स मतलब जिनके अंदर क्रायोजेनिक फ्यूल यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक फ्यूल मतलब क्या है कि जो बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें क्या कह सकते हैं कि क्योंकि वी वर इन दी इनिशियल स्टेजेस, ठीक है, नो डाउट
कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड से ही यूएसएसआर इन सारे एरियाज में डेवलप कर रहा था अपने आप को, ठीक है। तो उस कारण से क्या उनके पास टेक्नोलॉजी थी और वो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस जब हमें जरूरत थी तब प्रोवाइड करी। स्पेस की इंडस्ट्री में, न्यूक्लियर एनर्जी की, मिलिट्री की बात कर लो, ऑयल्स एंड एनर्जी की बात कर लो, हर फ्रंट पे रशिया ने इंडिया की मदद करी है, ठीक है, रशिया ने और यूएसएसआर ने। फिर क्या है, रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। तो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे, गगनयान वगैरह जैसे हो गए, ठीक है, इन पे क्या है आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। अब आपको मोटा माटी पिक्चर समझ में आ गई ना कि इंडिया रशिया का रिलेशन जब लिखने को आएगा तो कितने पॉइंट्स हैं आपके पास, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यहां से हम क्या देखेंगे, तो ये कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था तब से ही कोऑपरेशन चला आ रहा है। तो आप क्या इस चीज को समझेंगे, आप इसका क्या ले सकते हो, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ले सकते हो कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल क्लोज रिलेशंस, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर, ठीक है। एंड एज वी नो दैट Russia adopted the legitimacy of USSR, ठीक है, inherited the position of USSR in world politics, so we continued to have a close relation with Russia as we had with USSR, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजों को लिखना होगा। फिर ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो ना, तो आप एक बार फिर से रिकॉल करें, स्पेस के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा देखोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लो आप, ऑयल और नेचुरल गैस की बात कर लो आप, उसके पहले और बात कर लो मिलिट्री कह सकते हैं कोऑपरेशन की, फाइन। तो इस तरह से इंडिया रशिया रिलेशनशिप जो इट इज डीपली रूटेड इन ऑन वेरियस डायमेंशंस, फाइन। अब क्या है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया एंड द यूएसएसआर एंजॉयड अ स्पेशल रिलेशनशिप व्हिच लेड क्रिटिक्स टू से दैट इंडिया वाज पार्ट ऑफ सोवियत कैंप। अब क्या होता है कि जब कोल्ड वॉर टाइम पीरियड था, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया के ऊपर हमेशा से ब्लेम किया गया है कि इंडिया इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सोवियत ब्लॉक, ठीक है, दो इट इज सेइंग दैट इट इज फॉलोइंग द नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है, लेकिन इंडिया को ये क्रिटिसाइज किया गया है कि इंडिया इज फॉलोइंग और इंडिया इज टिल्टेड टुवर्ड्स यूएसएसआर, ठीक है। तो इट वाज मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप, और लोग अगर ऐसा बोल रहे थे तो कुछ तो बात होगी, क्या बात थी, तो मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी कोल्ड वॉर पीरियड में बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये टॉपिक के साथ क्लब कर दिया मैंने, वो बॉक्स जो उससे समझना। तो इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो उनके बीच में आपको एक मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, ठीक। तो इकोनॉमिक डायमेंशन पे जैसे आप देखेंगे तो द सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडियाज पब्लिक सेक्टर कंपनीज एट अ टाइम व्हेन सच असिस्टेंस वाज डिफिकल्ट टू गेट। इंडिया वाज अ इन्फेंट, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी वाज इन्फेंट, कब, 1947 के बाद में। अब क्या होगा, तो आप देखेंगे 1945 के बाद से ही कोल्ड वॉर पीरियड में रशिया ने किस चीज पे फोकस किया था, 1945 के पहले ही, और अगर देखोगे तो जब कह सकते हैं कि एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश हो गई थी, 1922 की बात करें जब यूएसएसआर बन गया था, तब से उन्होंने 5 ईयर प्लान वगैरह, ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में करा था। तो रशिया की इकोनॉमी, यूएसएसआर की इकोनॉमी जो थी वो वेल डेवलप्ड थी, ठीक है। तो अब देखो रशिया यूएसएसआर बोलूंगा, समझ लोगे ना, तो कभी कभी वो स्लिप हो जाता है, रशिया की जगह यूएसएसआर, यूएसएसआर की जगह रशिया, तो वो समझ लेना। तो अब क्या होता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कॉपरेशन हमें कहां देखने को मिल रहा था, इकोनॉमिक कॉपरेशन हमें देखने को मिल रहा था कि जब हमें हैवी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना था तो असिस्टेंस कहां से मिलेगा, यूएस से हमारी पटती नहीं थी, ठीक है। तो रशिया ने, यूएसएसआर ने हमारी मदद करी, कहां पे मदद करी, तो इट गेव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम एंड मशीनरी प्लांट्स लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमारे जो आप देखोगे ना, जो उस टाइम पीरियड में फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान्स क्या टाइम पीरियड था, ये सारी चीजें फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान आप दूसरी बुक में पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ऐसे कनेक्टिविटी डेवलप करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ओवरव्यू वाले वीडियो में ही बताया था कि कुछ भी सेक्लूजन में मत पढ़ना, सबको जोड़ के पढ़ना। तो जब हमारा कह सकते हैं इनिशियल डेवलपमेंट हो रहा था, जब हैवी स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज, ठीक है, फार्मिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही थी, फार्मिंग सेक्टर को ग्रो करने की बात की जा रही थी, डैम्स वगैरह बनाए जा रहे थे, तब मदद पहुंचाई, इकोनॉमिक हेल्प पहुंचाई किसने, यूएसएसआर ने। द सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बताया ना मैंने कि जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के लिए यूएस डॉलर नहीं था, क्योंकि यूएस डॉलर की हेजेमनी थी, तो यूएसएसआर ने इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करी ट्रेड में, ठीक है। अब अगर हम पॉलिटिकल डायमेंशन पे भी समझे चीजों को कि इंडिया और यूएसएसआर जो है, ठीक है, तो ये देखो टॉपिक मैंने क्लब किया, बता दिया था। तो इंडिया और यूएसएसआर का अगर हम पॉलिटिकल डायमेंशन पे देखें रिलेशंस, तो पॉलिटिकल डायमेंशंस पे भी वी हैव सपोर्टेड ईच अदर। कैसे, तो द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियाज पोजीशन ऑन कश्मीर इशू इन द यूएन। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान जो बार बार उठा के ले जाता था मुद्दे को, ठीक है, क्या कि कश्मीर में जो है इंडिया ने एंक्रोचमेंट किया है, ठीक है। और उस समय पर अगर जैसे देखेंगे जब डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था ना, तो पाकिस्तान का साथ कौन देता था, यूएसए दे देता था, ठीक है। तो वहां पे क्या है, जब पाकिस्तान का साथ यूएसए दे देता था, तो वहां पे हमारी साइड कौन लेता था पता है, यूएसएसआर लेता था। यूएसएसआर क्या कहता था तब, यूएसएसआर और आज रशिया अगर हम देखें तो हमेशा से क्या कहते आए हैं कि
कश्मीर इशू इज एन इंटीग्रल इशू ऑफ इंडिया एंड यूएन शुड नॉट इंटरवीन इट। ठीक है, इस तरह से हमारी मदद करता था, बदले में हम भी उनकी मदद करते थे। कहां पे? तो यूक्रेन वाला जो रीजन है ना, यूक्रेन जो कंट्री है, वहां पे यूक्रेन में क्रीमियन रीजन है, ठीक है, क्रीमिया वाला, तो वहां पे रशिया ने एंक्रोचमेंट करके रखा है कि वो रशियन टेरिटरी है, वो डिस्प्यूटेड पार्ट है। तो कहा, जब वो यूएन में मुद्दा जाता तो इंडिया बोलता है, इंडिया भी सेम वही शब्द दोहरा देता है, क्या कि क्रीमिया पे जो इशू है इट इज एन इंटीग्रल इशू ऑफ यूएसएसआर एट दैट टाइम एंड टुडे रशिया। ठीक है, पहले तो क्योंकि सब मिला हुआ था, तो आज रशिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो क्रीमिया है वो रशिया का एक इंटरनल इशू है, यूएन शुड नॉट इंटरवीन इट। फाइन, फिर क्या है? It also supported India during its major conflicts, especially during the war with Pakistan in 1971। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखो आप, क्या कि 1971 का जो वॉर हुआ, किस किस के बीच में हुआ? 1971 का वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बांग्लादेश को आजादी दिलवाई हमने। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाया था। अब क्या हो रहा है, मैंने आपको ये चीज भी पहले बताई कि पाकिस्तान जो है ना वो नाटो का मेंबर है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया लड़ बैठे, तो पाकिस्तान की मदद करने के लिए कौन आ गया था पता है? बे ऑफ बंगाल में, अगर आप जैसे देखोगे तो पाकिस्तान की मदद करने के लिए बे ऑफ बंगाल में यूएसएसआर के वॉरशिप्स आ गए थे। ठीक, सॉरी, यूएसए के वॉरशिप्स आ गए थे, क्योंकि यूएसए नाटो, पाकिस्तान नाटो, ठीक है, तो नाटो सारे एक साथ हो गए थे। तो उसमें क्या हो रहा था कि उस केस में इंडिया थोड़ा सा ऐसा डर सा गया था, कह सकते हैं, क्योंकि यूएस वॉर में इंटरवीन कर जाएगा। नो डाउट यूएसए वाज अ पावरफुल कंट्री, ठीक है, स्टिल इट इज अ पावरफुल कंट्री। तो अब क्या हुआ, उस समय पे हमारी मदद के लिए कौन आया पता है? उस समय पे हमारी मदद के लिए यूएसएसआर आया था, मिलिट्री और फाइनेंशियली, ठीक है, दोनों टर्म्स में ही उसने हमारी मदद करी यूएसएसआर ने। तो इस तरह से स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर विद पाकिस्तान इन 1971, और भी जैसे कहा है ना कि ड्यूरिंग इट्स मेजर कन्फ्लिक्ट, तो अगर आप बात करेंगे 62 जब हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ था, किसके साथ में? चाइना के साथ में। सुनना, ये बात भी सुनना, देखो बहुत अच्छी बात है। क्या हो रहा है कि उस समय पे चाइना ने भी क्या मांगे थे, कह सकते हैं एयरक्राफ्ट मांगे थे यूएसएसआर से, और हमने भी मांगे थे। ठीक है, तो चाइना को डिनाई कर दिया उन्हें एयरक्राफ्ट देने से, और मिग 21 जो है, ठीक है, मिग 21 विच इज इनफेमसली नोन एज विडो मेकर, ठीक है, तो वो जो एयरक्राफ्ट है वो हमें दिए थे, चाइना को नहीं दिए उन्होंने। मतलब हमारी यूएसएसआर की अगर जैसे देखोगे ना, तो यूएसएसआर की लिस्ट में बजाय उसके कि कम्युनिस्ट चाइना, कम्युनिस्ट यूएसएसआर, लेकिन हमें उन्होंने क्या दी? प्रेफरेंस दी है। ठीक है, तो दिखाता है कि दोस्ती गहरी थी, आज भी है, लेकिन आज क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदलती रहती है। तो रशिया, अब समय बहुत हो गया ना यूएसएसआर, और आज में देखोगे तो समय बहुत हो गया, और हमारी क्लोजनेस जो है किसके साथ अब बढ़ गई है? यूएस के साथ बढ़ गई है। तो ऐसे जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एनालाइज किया करो। इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी इन सम क्रूशियल बट इनडायरेक्ट वेज। ठीक है, देखो इंडिया ने भी, ऐसा नहीं है कि मतलब कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर एहसान था तो इंडिया ने एहसान चुकाया है। कैसे? तो इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी इन सम क्रूशियल बट इनडायरेक्ट वेज। जैसे क्या होता है कि यूएसएसआर ने इंटरवीन किया था, कहां पे? मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान में, जो भी हम आगे पढ़ेंगे एडिशनल टॉपिक में और सारी चीजें। तो यूएसएसआर ने जो इंटरवीन किया था ना, तो उस इंटरवेंशन को साउथ एशिया के जितने भी देश थे, पाकिस्तान ने गलत ठहरा दिया, ठीक है, श्रीलंका ने गलत ठहरा दिया, लेकिन यूएसएसआर का साथ हमने दिया। हमने क्या बोला कि नहीं, वो सही स्टेप है, जो तालिबानी रिजीम है उसको हटाने की जरूरत है, और यूएसएसआर ने सही तरीके से इंटरवीन किया है। तो इस तरह से क्या है, हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप जैसे देखोगे तो यूएसएसआर को इंटरनेशनल फोरम्स पे सपोर्ट भी किया है। इनडायरेक्टली किया है क्योंकि हम नॉन अलाइंड पॉलिसी को अडॉप्ट करते थे, लेकिन हमने किया है। ठीक, अब मिलिट्री अगर हम देखें तो इंडिया और यूएसएसआर जो है, तो इंडिया यूएसएसआर के मिलिट्री आपको भी क्या देखने को मिलेंगे? डील्स देखने को मिलेंगे, मिलिट्री इस डोमेन में भी आपको कॉपरेशन देखने को मिलेगा। तो इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द सोवियत यूनियन एट द टाइम व्हेन फ्यू अदर कंट्रीज वर विलिंग टू पार्ट विथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना है क्या, कि इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट भी मिला है बहुत ज्यादा। यूएसएसआर और इंडिया के बीच में एक मिलिट्री रिलेशंस भी थे अच्छे, जैसे मैंने आपको अभी वो इंसिडेंट्स बताया 62 चाइना वॉर वाला, तो वहां पे मिग 21 सप्लाई किया उन्होंने। फिर ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस तो खैर रिसेंट फिनोमिना है। ब्रह्मोस आज आप देखोगे तो इंडिया रशिया के बीच में ब्रह्मोस एक क्लासिकल एग्जांपल है। ठीक, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आज जो है, तो इंडिया द सोवियत यूनियन एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट अलाउइंग इंडिया टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो इस तरह से बहुत सारे चक्रा 2 वगैरह जो थे, तो जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट्स आपको कहां देखने को मिलेंगे? इंडिया यूएसएसआर के बीच में। ठीक, कल्चर, मैंने आपको बताया ना कि जो भी हमारे मिलिट्री पॉलिटिकल टाइज हैं, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल टाइज होते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है। तो Hindi films and Indian culture were popular in Soviet Union. A large number of Indian writers and artists visit the USSR. USSR में जाते थे तो उनके भी वहाँ फैन फॉलोइंग थी। क्यों? क्योंकि लोग देखते थे उन्हें। ठीक है, तो इस तरह से पोस्टर्स वगैरह डोमिनेट करते थे। क्या आप देखोगे, हिंदी रूसी भाई भाई, तो हिंदी चीनी भाई भाई तो नहीं रहे थे। ठीक है, तो वहाँ तो भाई 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 लड़ाई हो गई थी इस टाइप से। तो
फिर क्या हिंदी रूसी भाई भाई का नारा भी आता था, क्यों? क्योंकि 1971 की वॉर के बाद में एक बहुत कह सकते हैं गुडविल जनरेट हो गई थी जब यूएसएसआर हमारे सपोर्ट में उतरा था। तो क्लियर हुआ? तो चैप्टर अभी खैर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिर दिखाएंगे आपको। क्लियर हुआ? तो यहां तक हमने क्या किया, इस तरह से हमने देख लिया इंडियन कंटेक्स्ट में जो इंडिया रशिया, इंडिया यूएसएसआर के रिलेशंस थे वो सारे मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में एडिशनल टॉपिक्स को पढ़ेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।